तो हम लोग अभी ज़रा सब्स्टिट्यूशन मेथड का वर्ड प्रॉब्लम करते हैं। तो वर्ड प्रॉब्लम फ्रॉम सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, और जो भी क्वेश्चन हम लोग पिक कर रहे हैं ये क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का 4th पार्ट है ना। ठीक है, चैप्टर नंबर 3, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ठीक है, क्वेश्चन जरा देखते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 4। A taxi charges in a city consist of fixed charge together with charge for a distance covered। ठीक है, दो चीज़ों से मिलकर के टैक्सी चार्ज जो है, एक सिटी के अंदर जो टैक्सी चार्ज है वो दो चीज़ों से मिलकर के बना हुआ है। कैसे? एक तो हो गया फिक्स चार्ज प्लस चार्जेस फॉर द डिस्टेंस कवर्ड, चार्जेस फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। तो इसका मतलब देखो, अभी पहली लाइन से हमको बहुत सारी चीज़ें पता लग गई भाई, मतलब जो हमको ज़रूरत थी ना वो चीज़ें हमको यहाँ पे पता चल गई हैं। ठीक है, एक तो हमारा फिक्स चार्ज है और दूसरा है चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। ठीक है, अच्छा अब आगे ये बोला हुआ है क्या, फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर्स। कितना? फॉर 10 किलोमीटर्स कितने रुपीस चार्ज किया हुआ है? 105 रुपीज़ आर पेड, ₹105। ठीक है, पेड। एंड फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर्स द चार्ज पेड इज 155 रुपीज़। और 15 किलोमीटर के लिए 155 रुपीज़ पेमेंट हुई है। ठीक है, वट आर द फिक्स चार्जेस एंड चार्जेस पर किलोमीटर। देखो यहाँ पे उन्होंने एक चीज़ बिल्कुल क्लियर कर दी है। क्या आपसे पूछा हुआ क्या है? आपसे पूछा है फिक्स चार्जेस ये पूछ रखा है, और दूसरा पूछ रखा है क्या, चार्ज पर किलोमीटर, ये पूछा हुआ है। ये दो चीज़ें पूछी हुई हैं। हाउ मच डज द पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। और ये भी पूछा हुआ है कि 25 किलोमीटर के लिए कितना पेमेंट हुआ है। पेमेंट कितना हो जाएगा ये बताना है आपको। समझ में आ गया अभी पूरा क्वेश्चन है? तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन रीड करते हुए ना चीज़ें फाइंड आउट करनी है कि उसमें पहली चीज़ क्या है कि उसमें गिवन क्या है। तो ये चीज़ गिवन थी क्या, टैक्सी चार्जेस। इसके एग्जांपल बता दो। जैसे ना मान लो कि आप यहाँ से निकले, चौक पे गए और वहाँ से आपने एक टैक्सी बुक कर ली, किसी ऑटो वाले को बुक कर लिया मान लो। ठीक है, और आपने बोला कि मेरे पैर में दर्द हो रहा है और मुझे सिर्फ यहाँ से लेट सपोज आगे चौक तक ही जाना है, हार्डली 200 मीटर्स। ठीक है, तो टैक्सी वाला क्या आपको उठा के लेके चल देगा और 5 रुपये ले लेगा, ऐसा कुछ करेगा? वो क्या बोलेगा, भाई वहाँ तक जाने के भी मिनिमम 50 रुपये देने पड़ेंगे क्योंकि टैक्सी तो लेके जानी पड़ रही है ना उसको वहाँ तक। ठीक है, लेकिन अगर आप वही डिस्टेंस अगर आप जर्नी कर रहे हो, मान लो अगर आप कहीं दूसरी जगह से आ रहे हो और इधर बस यहाँ से यहाँ तक की जर्नी आप कैलकुलेट कर रहे हो कि इतना डिस्टेंस में कितना चार्जेस हुआ, तो हो सकता है कि 5 रुपये आए हो। लंबी जर्नी में उतनी सेम डिस्टेंस के चार्जेस कम हो जाते हैं। बट अगर आपको बहुत छोटी सी जर्नी करनी है तो फिक्स चार्जेस होते हैं टैक्सी वालों के, कि भाई अगर आप हिलोगे भी ना उनको लेकर के तो उसके चार्ज तो काटेंगे। ठीक है, मतलब टैक्सी में बैठने के चार्जेस अलग होते हैं, उसके बाद फिर पर किलोमीटर के चार्जेस अलग हैं।
ठीक है, जैसे आपने देखा होगा कि वो टैक्सी के पीछे लिखा हुआ रहता है ना कि 1 किलोमीटर 10 रुपये, ऐसा लिखा था ना, पर किलोमीटर 10 रुपीज़ या पर किलोमीटर 15 रुपीज़। पहाड़ों का अलग सीन है, पर किलोमीटर वहाँ पे 16 या फिर 14 रुपीज़ भी होता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये कोई ना कि आप 1 किलोमीटर जाना और 14 रुपये लेकर के बैठ गए या 10 रुपये लेकर के बैठ गए कि आगे एक मोड़ पे उतार देना। ठीक है, तो फिक्स चार्जेस अलग होते हैं, फिर पर किलोमीटर के चार्जेस अलग होते हैं। ठीक है, ठीक है। फिर तो अब हम लोग इससे, अच्छा दूसरी चीज़ कि जब भी आपको ऐसे क्वेश्चंस मिलते हैं ना, तो जिस टर्म्स में क्वेश्चन पूछा हुआ है, जो चीज़ें फाइंड करने के लिए बोली हुई वो क्या है, वेरिएबल्स हैं। आ रही बात समझ में? तो एक वेरिएबल क्या हो जाएगा, फिक्स चार्ज को आप x मान लोगे, ठीक है, और चार्ज पर किलोमीटर को आप y मान लोगे। सिंपल है ना? ठीक है, टफ तो नहीं पड़ा ना। मतलब क्या है, जिस टर्म्स में उन्होंने क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है, जो चीज़ें आपसे फाइंड करने के लिए बोली हैं, उन्हीं चीज़ों को आपने क्या मान लेना है, वेरिएबल मान लेना है। ठीक है, तो ठीक है, हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो इसमें पहली चीज़ आ जाएगी, लेट फिक्स्ड चार्जेस इक्वल टू x, ठीक है, एंड चार्ज पर किलोमीटर इक्वल्स टू y। समझ में आ रहा है अभी? ठीक है, देयरफॉर चार्ज फॉर 10 किलोमीटर्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, अरे x प्लस 10 इंटू वाई। समझ में आ रहा है भाई? ये भाई फिक्स चार्जेस, पहले तो फिक्स चार्जेस देख लो कितने हैं, वो तो लगेंगे, और पर किलोमीटर का जो चार्ज है उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे तभी आपका टोटल आ जाएगा। समझ में आ रहा है अभी? ठीक है, सो अल्टीमेटली, अच्छा, और चार्ज फॉर 10 किलोमीटर्स लिया कितना था, 105 रुपीज़ लिया था। इसका मतलब ये आपकी क्या बन रही है, फर्स्ट इक्वेशन बन रही है। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन बन गई है। समझ में आ गया अभी? है यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं किसी को? ठीक है, फिर फर्स्ट इक्वेशन हमारी ये बन गई। सेकंड इक्वेशन बनाते हैं जरा। और सेकंड इक्वेशन कैसे बनाएंगे हम लोग, जो सेकंड कंडीशन दे रखी है। अब सेकंड कंडीशन क्या दे रखी है, फॉर 15 किलोमीटर्स। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, चार्ज फॉर 15 किलोमीटर्स कितना हो जाएगा, ये x प्लस 15 इंटू वाई। तो अल्टीमेटली ये कैसे बन रहा है इक्वेशन, क्योंकि चार्जेस कितना ले रखा है उसने, 155 रुपीज़ लिया हुआ, तो 155 इक्वल्स टू x प्लस 15y। ये आपकी क्या बन गई, सेकंड इक्वेशन बन गई है। समझ में आ गया अभी? अब हमारे पास दो आ गई ना, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। अब तुमको सिंपली क्या सब्स्टिट्यूशन मेथड करना है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड का क्या तरीका है, किसी भी एक इक्वेशन से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर लो इन टर्म्स ऑफ अदर वेरिएबल। ठीक है, तो हम लोग इससे यूज़ कर लेते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। और जो मैं यहाँ पे फाइंड कर रहा हूँ वही चीज़ आप यहाँ से फाइंड कर सकते थे, x की वैल्यू आप इधर से ही फाइंड कर सकते हो। ठीक है, अच्छा, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, 105। देखो ये जो 10y है यहाँ पे आकर के माइनस हो जाएगा, तो माइनस 10y इक्वल टू x। ये समझ में आ गया अभी कि x की वैल्यू क्या आ रही है, 105 माइनस 10y। ठीक है, आगे बढ़ते हैं जरा। अब इसके बाद क्या होता है, पुटिंग दिस वैल्यू इन अदर इक्वेशन। अगर आपने x की वैल्यू यहाँ से फाइंड की होती तो उस वैल्यू को आप यहाँ पे पुट करते। अगर आपने यहाँ से x की वैल्यू फाइंड की है तो उसको यहाँ पे पुट करोगे। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं क्या, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 2। तो क्या हो जाएगा, 155 इक्वल टू x की वैल्यू क्या है, 105 माइनस 10y, फिर यहाँ पे प्लस 15y। ठीक है, फर्दर इसको सॉल्व करेंगे। देखो 105 यहाँ पे आकर के माइनस हो जाएगा,
सो 155 माइनस 105 इक्वल टू 15y माइनस 10y कितना हो गया 5y। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पे बच जाएगा तुम्हारा 50 इक्वल्स टू 5y। सो 50/5 इक्वल टू y, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है इधर आएगा डिवाइड हो जाएगा। सो y की वैल्यू कितना आ रही है 10 इक्वल्स टू y। सो चार्ज और y है क्या हमारा चार्ज पर किलोमीटर। सो चार्ज पर किलोमीटर इज 10 रुपीज़। ठीक है, नाउ इसके आगे हम लोग क्या करेंगे अब इसके आगे हमको क्या करना है, अब आपको ये बताना है कि चार्ज बताओ नहीं अभी तो हमने सिर्फ y फाइंड किया ना, अब फिक्स चार्जेस फाइंड करोगे। पहले x की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करना होता है कि ये जो वैल्यू है हमारी इसको किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो, आइदर इन इक्वेशन नंबर 1 और इन इक्वेशन नंबर 2, किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो और आंसर लेकर के आओ। हम लोग कहाँ पे पुट करेंगे, क्योंकि मुझे ये इक्वेशन ज़्यादा इजी लग रही है तो हम लोग यहाँ पुट कर देते हैं, या फिर ये वही इक्वेशन ठीक ही लग रही है। सो देखो, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1। सो ये क्या हो जाएगा 105 इक्वल्स टू 105 इक्वल्स टू x प्लस 10 इंटू 10 कितना हो रहा है ये 105 इक्वल्स टू x प्लस 100 को यहाँ पे लेकर के आ जाओगे तो 105 माइनस 100 इक्वल्स टू x। सो यहाँ पे हो रहा है आपका 5 इक्वल्स टू x। सो x की वैल्यू कितनी आ गई 5। अब इसके बाद आपको स्टेटमेंट लिखनी है। स्टेटमेंट क्या लिखोगे, देयरफॉर फिक्स्ड चार्ज इक्वल्स टू ₹5 एंड चार्ज पर किलोमीटर इक्वल्स टू ₹10। इतना हो गया। अब आपको 25 किलोमीटर्स का निकालना है। फॉर 25 किलोमीटर्स कैसे करोगे आप, x प्लस 25 इंटू वाई। सो 5 प्लस 25 इंटू 10 कितना आ रहा है हमारा ये 5 प्लस 250 और यहाँ पे आ गया आपका 255 रुपीज़। समझ में आ गया अभी सबका आंसर यही आ रहा है 255 रुपीज़ है। अभी पूरा क्वेश्चन आ गया एकदम अच्छे से समझ में कैसे कैसे करके करना था। हाँ बताओ। वो लास्ट टेस्ट में x प्लस 25y के नीचे क्या लिखा? अच्छा एक मिनट रुको, ये ना थोड़ा सा ये 5 लिखा हुआ था बट वो क्लियर हाँ यहाँ पे ये 5 है। ठीक है चलो ठीक है। हाँ बताओ अभी ये पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया अच्छे से, किसी को कोई डाउट तो नहीं है इस क्वेश्चन में अभी, और कोई वर्ड प्रॉब्लम बताओ। चलो इसके बाद ज़रा मैं देखता हूँ कोई अच्छा था वर्ड प्रॉब्लम। ये जो क्वेश्चन है ना, अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, इफ 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इट बिकम्स 5/6, फाइंड द फ्रैक्शन। क्वेश्चन समझ में आ रहा है। चलो इस क्वेश्चन को भी हम लोग ट्राई करते हैं एक बार। सबने ये नोट डाउन कर लिया, फटाफट करो इसको फिर आगे बढ़ते हैं। बोर्ड में ये वाले क्वेश्चन इतना मान के चलो क्या। हाँ तो अभी तो इनकी वेटेज लगभग 30 नंबर की तो है। 30 हाँ 30 नंबर्स तो है लगभग इनकी वेटेज ना, जो उसमें आपको वर्ड प्रॉब्लम टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे। हाँ स्टोरी टाइप के या फिर आजकल जिसको बोलते हैं ना केस स्टडी बेस्ड वाले,
ठीक है। और इन क्वेश्चंस में ऐसा नहीं कि मतलब कुछ बहुत टफ क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस बहुत इजी हैं, बस इसमें बस वो जो स्टोरी बता रखी हो ना उन्होंने, मतलब आप अगर ट्रिग्नोमेट्री के स्टडी बेस्ड क्वेश्चन उठा करके देखो, ठीक है, वो सैटेलाइट की स्टोरी बता रखी है, फिर वो स्टेशन और पावर स्टेशन और ये सब बहुत सारी स्टोरियाँ बता रखी हैं, और लास्ट में क्वेश्चन सिर्फ लास्ट के कुछ 1-2 लाइन्स में होता है। सो अल्टीमेटली अगर आप उतने बड़े क्वेश्चन को देखो ना, पैराग्राफ रीडिंग टाइप का, तो आप सोचोगे कि यार तो बहुत टफ क्वेश्चन है, ठीक है। बट अगर आपको वो समझ में आ रहा है कि वो बोल क्या रहे हैं, तो आपके लिए बहुत ईजी क्वेश्चन है। इवन इतना ईजी है कि आप उसको विद इन 4 to 5 लाइन्स फाइंड कर सकते हो आंसर, ठीक है। और उसके लिए आपको अपनी रीडिंग इम्प्रूव करनी पड़ेगी। आपको कोई अगर कंटेंट दे रखा है उसको पढ़ करके समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, कि क्वेश्चन में बोल क्या रहे हैं। जैसे चलो ठीक है, इसको नोट डाउन कर लिया ना आप सबने। हम लोग जरा अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यह है क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ सेम क्वेश्चन नंबर 3 का 5th। क्वेश्चन नंबर 3 का 5th पार्ट, ठीक है। अ फ्रैक्शन बिकम 9/11, ठीक है। फ्रैक्शन बिकम 9/11। अच्छा, फ्रैक्शन बिकम 9/11 इसका मतलब कि फ्रैक्शन पहले 9/11 था नहीं, वो 9/11 बन गया है। अब वो कैसे बना है, किस वजह से बना है, वो हम लोग आगे स्टोरी में देखते हैं। इफ 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, 2 कहाँ पे, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में ऐड हुआ है, ठीक है। और फिर आगे बोला इफ 3 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इट बिकम्स 5/6, फाइंड द फ्रैक्शन। तो हमको फाइंड क्या करना है, हमको फ्रैक्शन फाइंड करना है, फाइंड फ्रैक्शन। अब जरा फ्रैक्शन में बताओ चीज़ें होती क्या हैं, एक तो न्यूमरेटर होता है और एक डिनोमिनेटर होता है, ठीक है ना। सो इसका मतलब कि हमको फाइंड क्या करना है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो कैसे फाइंड करोगे, एक को x और एक को y मानोगे। समझ में आ रहा है। तो ये हमको न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर फाइंड करने के लिए बोला हुआ है। तो हम लोग क्या लिखते हैं, लेट न्यूमरेटर इक्वल्स टू x एंड डिनोमिनेटर इक्वल्स टू y, ठीक है। और फर्स्ट कंडीशन जो इन्होंने 9/11 हुई है, ये कब हुई है, देखो इन्होंने क्या बोला है 9/11 के लिए, क्या बोला है इन्होंने कि अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। इसका मतलब क्या हुआ था कि अगर आपने x + 2/y + 2 किया होगा तब जाकर के 9/11 हुआ था, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद इफ़ 3 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इट विल बिकम 5/6। इसका मतलब क्या हुआ कि एक इक्वेशन तो हमारी इससे बनेगी, इससे जरा हम लोग एक जनरलाइज इक्वेशन बना लेते हैं पहले, उसके बाद हम लोग सेकंड कंडीशन पे चलेंगे। देखो y + 2 जो है वो यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट होगा और 11 यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट होगा। देखो 11 डिवाइड में यहाँ पे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। आपको ध्यान ये रखना है कि जब भी 2 वैल्यूज़ हो ना तो उनको ब्रैकेट में डालना है, ठीक है। अगर आपने यहाँ पे सिर्फ ऐसा कर दिया x + 2 तो ये पक्का ही गलत हो जाएगा, ठीक है। आपको कैसे करना है, इसको ब्रैकेट में रखना है, ये इस तरीके से इक्वल टू, अब यहाँ पे 9 है और ये डिवाइड में यहाँ पे जाकर के मल्टीप्लाई में हो जाएगा। और यहाँ पे भी आप ध्यान क्या रखोगे कि ये जो आपने y + 2 लिखा है इसको ब्रैकेट में डालोगे। आ रही बात समझ में, ठीक है। अब इसको फर्दर हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा तुम्हारा क्या, 11x + 22 इक्वल्स टू 9y + 18। फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 11x - 9y और प्लस यहाँ पे 22 है और -18 हो जाएगा, इक्वल टू 0 बचेगा। तो 11x - 9y + 4 इक्वल टू 0, ये हमारे पास इक्वेशन बन रही है। समझ में आ गया अभी सबको कि ये इक्वेशन किस तरीके से बन रही है, समझ में आया पूरा है।
देखो जो चीज़ डिवाइड में थी वो यहाँ पे जाकर के मल्टीप्लाई में, और जो मल्टीप्लाई में थी वो यहाँ पे मतलब जो डिवाइड में थी वो यहाँ पे जाकर के मल्टीप्लाई में। ठीक है, पूरे को एक इक्वेशन की फॉर्म में पहले उसको फॉर्म करना है। ठीक है, और इस तरीके से हमारी फर्स्ट इक्वेशन जो है वो बन गई है। अब आगे देखते हैं ज़रा, सेकेंड इक्वेशन के लिए क्या होगा। 3 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। इसका मतलब क्या हो गया कि अब आपको x प्लस 3 अपॉन वाई प्लस 3 करना है, x प्लस 3 एंड y प्लस 3, और इक्वल टू क्या बोल रहे हैं, इफ 3 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इट बिकम्स 5 अपॉन 6। तो ये कितना हो जाएगा, अपॉन 6 हो जाएगा। समझ में आ गया? ठीक है, अब देखो सेम जो हमने यहाँ पे किया था वही चीज़ हम लोग यहाँ पे भी करेंगे। क्या करना है कि y प्लस 3 यहाँ से यहाँ पे चला जाएगा, और ये जो 6 है वो यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा। सो 6 और यहाँ पे ब्रैकेट में x प्लस 3 इक्वल्स टू 5 ब्रैकेट में y प्लस 3, यहाँ पे ये हो जाएगा 6x प्लस 18 इक्वल्स टू 5y प्लस 15। अभी तक समझ में आ रहा है? अब हमको इक्वेशन बनानी है, तो जितने भी वेरिएबल वाले टर्म और जितनी भी टर्म्स है सबको एक तरफ लेकर के आ जाओ। तो ये हो जाएगा आपका 6x माइनस 5y प्लस 18 माइनस 15 इक्वल टू 0। सो 6x माइनस 5y प्लस 3 इक्वल टू 0। ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन फॉर्म हो रही है। अभी तक समझ में आ गया सबको? यहाँ तक सब समझ में आ रहा है? यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं किसी को? ठीक है, फिर अब हमारे पास ये क्वेश्चन किसमें है, सब्स्टिट्यूशन मेथड में है। तो आपको पता है सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करना होता है, किसी एक से वैल्यू निकालो और दूसरे में पुट कर दो। और यहाँ पे बहुत थोड़ा ये कॉम्प्लिकेटेड इस वजह से होने वाला है क्योंकि यहाँ पे फ्रैक्शन वाली वैल्यूज़ आएंगी। ठीक है, तो हम लोग कहाँ से, यहाँ से पुट कर लेते हैं। चलो, तो देखो फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या है हमारे पास, इक्वेशन नंबर 1 11x माइनस 9y प्लस 4 इक्वल टू 0। हम लोग बाकी सारी टर्म्स एक तरफ कर देते हैं। तो 11x इक्वल्स टू यहाँ पे हो जाएगा 9y, क्योंकि देखो ये प्लस में है, इधर जाकर के क्या हो जाएगा, मतलब माइनस में है, इधर जाकर के प्लस में हो जाएगा। ठीक है, ये प्लस में यहाँ पे जाकर के माइनस हो जाएगा इस तरीके से। और फिर यहाँ पे x इक्वल्स टू क्या आ रहा है, 9y माइनस 4 अपॉन 11। ये समझ में आया अभी तक? x की वैल्यू क्या आ रही है, 9y माइनस 4 अपॉन 11। अब आप इसको कहाँ पुट कर दो, सेकेंड इक्वेशन में पुट कर दो, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 2। पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2। ठीक है, तो वो सेकेंड इक्वेशन क्या फॉर्म हो जाएगी हमारे पास, 6 ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे आ जाएगा आपका 9y माइनस 4 अपॉन 11। ठीक है, और फिर माइनस 5y प्लस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, अगर आप चाहो इसको दूसरे मेथड से भी कर सकते हो, ग्राफिकल मेथड से भी आप इसको कर सकते थे, लेकिन क्योंकि ये हम लोग अभी सब्स्टिट्यूशन मेथड में पढ़ रहे हैं तो इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही ट्राई कर रहे हैं। अगर आपके पास ऐसे क्वेश्चन कभी पेपर में आ जाए तो जो भी मेथड आपको सुटेबल लगे, आइदर सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन और ग्राफिकल मेथड, आप उससे उसको सॉल्व कर सकते हो। हाँ, अगर सब्स्टिट्यूशन मेथड लिखा हुआ है, अगर स्पेसिफिकली अगर सब्स्टिट्यूशन मेथड लिखा हुआ है तब बिल्कुल सेम ऐसे ही होगा। अच्छा, 9 6 कितना हो गया, 54y, देन 6 4 जा 24 अपॉन 11 माइनस 5y प्लस 3 इक्वल टू 0। अब हम लोग पूरे में एलसीएम लेंगे और ये 11 यहाँ पे जाकर के 0 हो जाएगा। ठीक है, मैं एक ही स्टेप यहाँ पे लिख रहा हूँ, 54y माइनस 24 माइनस 55y प्लस 33 इक्वल टू 0। ज़रा ये बताओ मुझे किस किस के समझ में आया ये वाली इक्वेशन? आपके समझ में आई? ओके, ये समझ में आया कि इसके बाद ये कैसे किया?
आपको समझ में आ रहा है ये कैसे किया? मैं डायरेक्टली इस इक्वेशन के बाद मैंने ये लिख दिया है। होना क्या है, क्योंकि देखो यहाँ पे इसके अपॉन में क्या है 1 है, इसके अपॉन में 1 है, एलसीएम लोगे तो यहाँ पे 11 है, इसका मतलब ये दोनों वैल्यूज़ 11 से मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो 5 को 11 से 55 हो जाएगा, 3 को 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो 33 हो जाएगा। और होल के अपॉन में कितना रहेगा? 11 रहेगा। 11 जो है वो यहाँ पे जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई और 0 हो जाएगा, तो अल्टीमेटली 11 हमारा गायब हो गया। ठीक है, अभी समझ में आ गया पूरा ये? ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं जरा। अब देखो 54y और 55y, तो यहाँ पे -y बच रहा है बस। ठीक है, अच्छा ये -24 है और ये +33 है, तो हमारा ये कितना बच रहा है? +9 बच रहा है, इक्वल टू 0। सो -y इक्वल्स टू -9, y से y कैंसिल, सो y इक्वल्स टू 9 आ रहा है। समझ में आ रहा है अभी? y इक्वल्स टू क्या आ गया? 9 आ गया। ठीक है, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर, किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, सेकंड या फिर फर्स्ट, बल्कि हम लोग यहीं पे पुट कर देते हैं, इसी में जो हम लोग सेकंड इक्वेशन बना रहे थे ना, उसी में हम लोग यहाँ पे y की वैल्यू पुट कर लेते हैं, या फिर यहाँ पुट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो यहाँ पुट कर लेते हैं लोग। पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन सेकंड, आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हो, फर्स्ट और सेकंड दोनों में से किसी में पुट कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 6x माइनस 5y की वैल्यू 9 प्लस 3 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे तो देखो क्या आ रहा है, 6x माइनस 9 5 जा 45 प्लस 3 इक्वल टू 0। सो 6x माइनस 42 इक्वल टू 0। सो x इक्वल्स टू 42/6, कितना आ रही है? 7 टाइम्स में। देयरफॉर x इक्वल्स टू 7। ठीक है, और फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? देयरफॉर फ्रैक्शन इज, यहाँ पे लिख दोगे आप, देयरफॉर रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इज x अपॉन y था ना, सो x इज 7 एंड y इज 9, सो 7/9। अब देखो अगर हम लोग इसमें +2 करेंगे, एक बार जब हम लोग मैच करके देख लेते हैं कि जब हमने +2 किया था तो 9/11 हो रहा है बिल्कुल, और +3 कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा ये? 10/12, इसका मतलब 5/6, 5/6 2 से डिवाइड होने के बाद। सही आ रहा है इसका मतलब? ठीक है, पूरा क्वेश्चन सबको समझ में आया अभी है? आपको ही समझ में आया पूरा क्वेश्चन? आपको समझ में आया मुस्कान ये पूरा? अच्छा, ये क्वेश्चन ना मतलब जिसको बोलेंगे कि बुक में अगर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं तो उनमें से एक क्वेश्चन तो ये वाला था। ठीक है, जिसमें से जिसकी प्रैक्टिस आपको, टैक्सी वाला भी अच्छा क्वेश्चन है, वर्ड प्रॉब्लम्स में आप इन क्वेश्चंस को ना टिक मार्क करके रख लो, जब भी आप लोग रिवीजन करोगे तो इन क्वेश्चंस को बार बार क्या करोगे, मतलब एक बार इन क्वेश्चन को ज़रूर सॉल्व करना है। ठीक है, तो ऐसा रटने वाले काम मत करना, सॉल्व करने वाले काम करना कि आपको अंडरस्टैंडिंग से पूरा अच्छे से समझ में आ जाए ये क्वेश्चन। ठीक है, चलो ठीक है, इसके बाद ज़रा हम लोग देख लेते हैं कि एलिमिनेशन मेथड करते कैसे हैं। ठीक है, मैं सिर्फ बता रहा हूँ, कल हम लोग इसके क्वेश्चंस को करने वाले हैं, या अभी हम लोग एक और वर्ड प्रॉब्लम कर लें। चलो एक और वर्ड प्रॉब्लम कर लेते हैं, एलिमिनेशन मेथड कल करेंगे। ठीक है, आप लोग फिर वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन कहाँ से, रिफ्रेशर से भी कल करके लेकर के आओगे। ठीक है, मंडे को मतलब। चलो एक और क्वेश्चन कर रहा हूँ मैं वर्ड प्रॉब्लम का इसी का, और ये जो अभी जो क्वेश्चन कर रहा हूँ ना कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, मतलब आपको ये क्वेश्चन पक्का मिलेगा ऐसा, इस टाइप का क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है ना, मैं इसको बता रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 6 को बता रहा हूँ, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मैं मतलब बिल्कुल श्योरिटी के साथ बोल रहा हूँ कि ऐसे क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेंगे, एज और ये इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, सर असाइनमेंट लास्ट टेस्ट में भी आया था। हाँ, तो ये वाले क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में आते हैं, और ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3 का 5th पार्ट। ठीक है,
5 years hence मतलब क्या हुआ, इसका मतलब 5 year hence का मतलब क्या होता है? आज से 5 साल पहले या 5 साल बाद? बाद, ठीक है। आज से 5 साल बाद the age of Jacob will be 3 times that of his son। इसका मतलब समझ में आ रहा है क्या? इसका जरा मतलब मुझे बताओ, मैं दोबारा पढ़ रहा हूँ इसको। 5 year hence the age of Jacob will be 3 times that of his son। बहुत बढ़िया, सेम यही चीज़ बोलना चाह रहा है वो। इसका मतलब हम लोग इसको लिख लेते हैं फिर। आफ्टर 5 years, आफ्टर 5 year Jacob's age, Jacob's age कितना हो जाएगा? 3 times of son's age। यही बोलना चाह रहे हैं ना? ठीक है, आगे देखते हैं जरा। 5 years ago Jacob's age was 7 times that of his son। इसका मतलब बताओ जरा। 5 साल पहले जो उसकी एज थी वो अभी के समय में सन थे, वो रिपीट करते रुको, दोबारा सब लोग सुन लो जरा, उसके बाद फिर बताना मुझे क्या बोलना चाह रहा है वो। 5 years ago Jacob's age was 7 times that of his son। 5 साल पहले उसकी जो एज थी वो उसके बच्चे के साथ। सेम यही चीज़ है, सबको ये लग रहा है? ठीक है। सो इसका मतलब 7 years ago, सॉरी 5 years ago, 5 years ago Jacob's age कितना था? 7 times of his son's age। ठीक है, उस समय की जो भी उसकी सन की एज रही होगी उसके वो 7 टाइम्स था। ठीक है ना? और ये भी कब है कि 5 साल बाद जो बच्चे की एज होगी उसका मतलब कितना? 3 टाइम्स है। अभी तक चीज़ समझ में आ रही है ना? अब वो क्या पूछ रहे हैं, वट आर देयर प्रेजेंट एजेस। 5 years ago, हाँ 3 टाइम्स, ठीक है। आपसे क्या पूछा हुआ है? वट इज़ देयर प्रेजेंट एजेस, मतलब फाइंड देयर प्रेजेंट एज, ये आपसे पूछा हुआ है। ठीक है, आपको मैंने क्या बोला है कि जो वो क्वेश्चन पूछेंगे ना वहीं से आप स्टार्ट करोगे। तो मुझे ये बताओ x और y की वैल्यू क्या होगी? एक्स होगी उसके बेटे की एज और वाई होगी उसकी एज। सर x होगी आफ्टर 5 year वाली एज और y होगी बिफोर। भाई यहाँ पे उन्होंने क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन को जिस तरीके से पूछा हुआ है ना, आपका आंसर यहीं से स्टार्ट होना है। प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन x मान लो, प्रेजेंट एज ऑफ जैकब y मान लो। अगर आप एज पे ध्यान दे रहे हो ना सिर्फ, तो गलत हो जाएगा। ठीक है, प्रेजेंट एज जो है आप उसको x एंड y करके मान लो। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं फिर इसको। क्या लिखेंगे? लेट प्रेजेंट एज ऑफ जैकब, क्या मान लेते हैं? x मान लेते हैं। आप इसको y मान सकते हो, फिर दूसरे वाले को x मान लेना। ठीक है, बट अभी इसी तरीके से करो। प्रेजेंट एज ऑफ जैकब x हो गया, एंड प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन क्या हो गया? y हो गया। ठीक है, अच्छा 5 years ago, तो 5 years ago मतलब 5 साल पहले। ठीक है, या फिर क्या क्वेश्चन क्या बोला हुआ है? 5 आफ्टर 5 years, तो आफ्टर 5 years मतलब 5 साल बाद जैकब की एज कितनी हो जाएगी? सर 5 सर yes। अच्छा एक मिनट रुको जरा, नहीं 3y रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। आपकी एज क्या है? होगी हाँ हाँ 16। अगर आप 5 साल बाद आपकी एज क्या हो जाएगी? 21। आपकी एज क्या है आफ्टर 5 years? 20। जैकब की एज x है, 5 साल बाद कितनी हो जाएगी? प्लस 5 x प्लस 5। x + 5। सिंपल है ना? सन की एज बताओ कितनी हो जाएगी? y प्लस y + 5। सो
यहाँ पे लिख दोगे क्या, आफ्टर 5 ईयर्स जैकब्स एज कितनी हो जाएगी, जैकब्स एज इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 5 और सन्स एज कितनी हो जाएगी, y प्लस 5। 5 साल बाद की बात कर रहा है ना वो, आफ्टर 5 ईयर्स। और कंडीशन क्या दे रखी है, कंडीशन ये दे रखी है अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, कंडीशन क्या बोल रखा है, आफ्टर 5 ईयर्स जैकब्स एज विल बी 3 टाइम्स ऑफ हिज सन। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जैकब की एज जो कि आपकी x प्लस 5 है वो क्या हो जाएगी, 3 टाइम्स ऑफ हिज सन जो कि y प्लस 5 है। ये समझ में आ रहा है अभी तक? सब लोग पहले लिखना रोक दो, अभी पहले मुझे ये बताओ कि ये चीज़ समझ में आई अभी? भाई उन्होंने अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, कंडीशन क्या दे रखी है देखो कि जैकब्स एज आफ्टर 5 ईयर्स जैकब्स एज विल बी 3 टाइम्स ऑफ हिज सन्स एज। आपने पहले 5 साल बाद जैकब की एज क्या होगी, x प्लस 5, सन की एज y प्लस 5, तो इंटू 3 कर दोगे आप, तो ये आपकी इक्वेशन बन जाएगी। कौन सी, ये वाली। समझ में आ गया अभी? ठीक है, अब यहाँ से हम लोग इसको सॉल्व करके क्या बना लेंगे, इक्वेशन नंबर 1 जो कि रिक्वायर्ड इक्वेशन है हमारी। सो ये x प्लस 5 इक्वल्स टू 3y प्लस 15, 3y प्लस 15। सब चीज़ों को एक ही तरफ शिफ्ट कर दोगे तो ये x माइनस 3y प्लस 5 माइनस 15 इक्वल टू 0। सो x माइनस 3y माइनस 10 इक्वल टू 0, और ये हमारा इक्वेशन नंबर 1। समझ में आ रहा है अभी? ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। अब हम लोग सेकेंड इक्वेशन फॉर्म करते हैं। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन के लिए क्या बोला हुआ है यहाँ पे, 5 ईयर्स अगो, 5 साल पहले, तो 5 ईयर्स अगो। तो अब देखो जरा, 5 ईयर्स अगो मतलब 5 साल पहले। तो 5 साल पहले क्या हुआ होगा भाई, अगर किसी की एज आज अगर x है तो 5 साल पहले कितनी रही होगी, -5, x माइनस 5। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, जैकब्स एज इक्वल्स टू क्या, x माइनस 5, और सन एज कितनी हो जाएगी, y माइनस 5। अब अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन जो उन्होंने दे रखी है, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन क्या बोल रखा है उन्होंने कि 7 टाइम्स, मतलब 5 साल पहले जो जैकब की एज थी वो 7 टाइम्स ऑफ हिज सन्स एज थी। तो मतलब हाँ, x माइनस 5 इक्वल टू 7 इंटू वाई माइनस 5। ध्यान रखना, ये जो ब्रैकेट बना रहा हूँ ना मैं, जहाँ पे भी 2 टर्म्स हैं उसको ब्रैकेट में ही रखो। अगर ये वाली गलती करोगे ना तो ये 7y और फिर ये -5 लिख करके बैठ जाओगे, जो कि गलत हो जाएगा। ठीक है, सो ये क्या हो जाएगा, x माइनस 5 इक्वल्स टू 7y माइनस 35। सबको एक तरफ शिफ्ट कर दो, सो ये x माइनस 7y माइनस 5 प्लस 35 इक्वल टू 0। सो x माइनस 7y प्लस 30 इक्वल टू 0। माइनस क्यों आएगा, प्लस आएगा ना भाई, ये प्लस माइनस का माइनस होगा, साइन बड़े वाले का 35 है, मतलब साइन बड़े वाले का प्लस है। ठीक है, सो ये हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब बताओ ज़रा कि हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड में करना है, तो यहाँ से आप x की वैल्यू फाइंड कर लो और यहाँ से यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर दो। मतलब फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 क्या हो जाएगा, x माइनस 3y माइनस 10 इक्वल टू 0 था। सो x इक्वल टू, देखो ये 10 यहाँ से यहाँ पे जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस में हो गया 10, ये माइनस है इधर जाकर के प्लस हो जाएगा, तो प्लस 3y। तो x की वैल्यू ये आ गई हमारे पास। अब हम लोग क्या करेंगे,
इस वैल्यू को हम लोग कहाँ पे सेकेंड इक्वेशन में पुट कर देंगे. पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर putting this value in equation number 2. तो हम लोग उसको सिंपली यहाँ पुट कर देते हैं और आंसर देखते हैं क्या आ रहा है. सो यहाँ पे हो गया आपका 10 प्लस 3y माइनस 7y और फिर आगे प्लस 30 इक्वल टू 0. अभी ये सही है, ठीक है. अब इसको सॉल्व कर लेते हैं ज़रा. यहाँ पे आ जाएगा 10 माइनस 4y प्लस 30 इक्वल टू 0. 30 प्लस 10 कितना हो गया, 40 हो गया. सो माइनस 4y, ये देखो ये 40 हो जाएगा, प्लस में है, इधर जाकर के माइनस 40 हो जाएगा. सो माइनस 40. सो y इक्वल्स टू कितना, माइनस 40 अपॉन माइनस 4, माइनस से माइनस कैंसिल और यहाँ पे 10. सो y की वैल्यू कितनी आ रही है, 10 आ रही है. अभी समझ में आ गया, यहाँ तक समझ में आया पूरा, ठीक है. अब इस वैल्यू को आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर लो, आइदर इन फर्स्ट और इन सेकेंड, ठीक है. पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लेते हैं, ठीक है. इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लेते हैं, इन इक्वेशन नंबर 1. तो कितना आ रहा है ये, x माइनस 3 इंटू क्या है अपने पास इक्वेशन 3y. सो मतलब 3 इंटू 10 एंड देन माइनस 10. 3 इंटू 10 एंड देन माइनस 10 इक्वल टू 0. क्योंकि y की वैल्यू क्या है, 10 है और फिर ये माइनस 10 था, आगे 0. इसको सॉल्व करेंगे तो x माइनस 30 माइनस 10 इक्वल टू 0. सो कितना हो रहा है ये x, तो सीधे सीधे हो गया माइनस 40 इक्वल टू 0. सो x इक्वल टू कितना आ रहा है, 40 आ रहा है. सो हम लोग यहाँ पे फिर स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, देयरफॉर प्रेजेंट एज ऑफ जैकब, देयरफॉर क्या, प्रेजेंट एज ऑफ जैकब इक्वल्स टू 40 ईयर्स एंड सन जो है वो कितने साल का है, 10 साल का है, 10 ईयर्स. ये आपका आंसर हो जाएगा. ये इन दोनों को अगर सॉल्व करोगे, देखो क्या हो जाएगा, ये माइनस 4y है ना, तो माइनस 4y तो ऐसे ही रहेगा. ये 10 है, ये 30 है, तो 10 प्लस 30 कितना हो गया, 40 हो गया. 40 इस साइड में प्लस है, यहाँ पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, तो माइनस 40 आ जाएगा, ठीक है. तो फिर आगे फर्दर सॉल्यूशन. अच्छा अभी बताओ ज़रा, ये पूरा समझ में आ गया. एक बार ज़रा हम लोग कंडीशन के साथ इसको मैच करके देखते हैं ज़रा, कि जो इन्होंने कंडीशन दे रखी थी क्या उसके साथ मैच कर रहा है ये. अब यहाँ पे देखो कंडीशन ये है कि आफ्टर 5 ईयर्स, मतलब 5 साल बाद, तो 5 साल बाद ये हो जाएगा 45, ये हो जाएगा 15, तो 15 3 जा 45, तो इसका मतलब ये सही हो गया, ठीक है. अब 5 ईयर्स अगो, 5 साल पहले, तो 5 साल पहले तो ये 35 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा, तो 5 7 जा 35, 5 7 जा 35, इसका मतलब ये सही है. सही हो रहा है ना अभी, ठीक है. तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को समझना है. और अगर आप लोग बिल्कुल मतलब जिसको बोलोगे ना, बिल्कुल आराम से बेसिक के साथ करोगे तब क्वेश्चंस हो जाएंगे. समझ में आ रहा है पूरा है, ठीक है. फिर कल हम लोग करेंगे एलिमिनेशन मेथड, और उससे पहले आप लोग एटलीस्ट 5 to 7 क्वेश्चंस वर्ड प्रॉब्लम के बेस्ड ऑन सब्स्टिट्यूशन मेथड आप लोग घर से करके लेकर के आओगे, ठीक है. चलो ठीक है, फिर हम लोग मिलते हैं फिर कल. हाँ बताओ.